सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है, बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं और उस दौर से आप गुजर भी रहे हैं कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जो भी चीजें आनी चाहिए थी लगभग लगभग सारी चीजें आ गई हैं, बस मार्कशीट आनी बाकी है। तो सबसे पहले तो इस परीक्षा में या कह लीजिए इस भगीरथ प्रयास में जिन्हें भी सफलता मिली है, उन सबको मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत बधाइयां देता हूं। डेफिनेटली जब इतना बड़ा प्रयास सफलता के अंजाम तक पहुंचता है तो बधाई की बात तो बनती ही है। तो दोस्तों, बहुत बहुत और बहुत बधाई। लेकिन बधाई के साथ ही डेफिनेटली मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। शुभकामनाएं किस बात के लिए? शुभकामनाएं इस बात के लिए कि अब आप एक सिविल सर्वेंट हो गए हैं, आपके कंधों पर समाज के दायित्व हैं। तो शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आप सब अपने इन दायित्वों का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सच पूछिए तो ईश्वर से प्रार्थना भी। डेफिनेटली कुछ लोग सफल हुए हैं, ज्यादातर लोग असफल हुए हैं। दोस्तों, अभी तो आप ढेर सारे खबरें पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि खबरों की सुनामी आई हुई है। सुनामी आई हुई है। कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, कहां कहां से सेलेक्ट हुए हैं, कौन सा उनका प्रयास रहा है, कौन कौन से विषय उन्होंने लिए थे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके की रही है, किस तरह का जद्दोजहद उन्होंने किए हैं। इस तरह की ढेर सारे खबरें आप पढ़ रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर भी हैं, यहां तक कि कुछ बाकायदे जो चैनल्स न्यूज के हैं वे भी दिखा रहे हैं और अखबारों में भी छप रहे हैं। आप यूं कह लीजिए कि अभी यूपीएससी के जो परिणाम डिक्लेयर हुए हैं उनकी सूचनाओं की सुनामी आई हुई है। मैं आज आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि ये जो सुनामी आई हुई है, इस सुनामी का आप इस्तेमाल कैसे अपने लिए करेंगे। देखिए, सुनामी करती क्या है तो बारिश ही, पानी, लहरें, जो भी कह लीजिए, लेकिन उनका प्रवाह इतना तीव्र होता है, इतना अधिक होता है कि यदि आप अपने आप को बचा नहीं सके तो ये सुनामी आपको बहाकर ले जाएगी। यानी कि सुनामी के दौर में सही निर्णय लेना, मैं सूचनाओं के संदर्भ में कह रहा हूं, आसान काम नहीं होता है। तो मैं आज जो आप सबसे बात करने जा रहा हूं वो इसी विषय पर कि ये जो समाचारों की सुनामी आई हुई है, इसका कैसे आप सब अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सकें। ढेर सारी खबरें आप सब सुन रहे हैं, ढेर सारी खबरें आप सब पढ़ रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो ज्यादातर जो खबरें आ रही हैं वो ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में आ रही हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रही है। डेफिनेटली ऐसी ही खबरें आनी चाहिए। दो कारण हैं। पहली बात कि अनयूजुअल खबरें ही खबरें बनती हैं। आप सोच करके देखिए कि किसी के पिता मजदूर हैं, किसी के पिता ऑटो चला रहे हैं, किसी के पिता रिक्शा चला रहे हैं, किसी के पिता ठेला चला रहे हैं, किसी की मां घरों में काम कर रही हैं। इस तरह की पृष्ठभूमि का कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर सिविल सर्विस क्वालिफाई करता है तो ये असाधारण बात तो है। और पता लगा कि ये सब जो स्टूडेंट हैं ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। उनके परिवार में कोई जानता भी नहीं कि यूपीएससी क्या होती है। कुछ चैनल्स में मैंने ऐसी खबरें देखी हैं। तो डेफिनेटली उनकी सफलता प्रणम्य तो है, प्रणाम करने योग्य तो है। तो चूंकि ये थोड़ी सी अनयूजुअल सी खबर है तो डेफिनेटली इस तरह की खबरें आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि मीडिया के लिए इस तरह की खबरें ही खबरें बनती हैं। और दूसरी बात, हमारा देश भारत जिस तरह का है, मुझे लगता है कि उस तरह के सामाजिक परिवेश में इस तरह की खबरों की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। भूमिका ये होती है कि ये दूसरों को प्रेरित करती हैं। किस मायने में इस तरह की खबरें प्रेरित करती हैं? प्रेरित इस मायने में करती हैं कि नहीं, देखिए, जब इस तरह की पृष्ठभूमि का यह स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है तो मेरी भी तो पृष्ठभूमि इसी तरह की है, या यूं कह लीजिए कि मेरी पृष्ठभूमि तो इससे थोड़ी सी बेहतर ही है। इसका मतलब है कि यदि मैं भी कोशिश करूं तो मेरे भी सेलेक्ट होने की संभावनाएं हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की जब बातें दिमाग में आती हैं तो आपके अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होती है। आपकी भी जो सपने हैं वो सांस लेने लगते हैं कि नहीं, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यहां मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, 1980 के आसपास की बात है, मैं बहुत ही छोटी सी जगह से था, मेरे पास कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं थे। तो मैं हमेशा ये सोचा करता था तैयारी के दौरान कि भी बड़े बड़े शहरों के स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके पास साधन है, कोचिंग ले रहे हैं, उनके बीच में मैं सिलेक्ट कैसे हो पाऊंगा। तो बिल्कुल मैं निराशा के गर्त में गिर जाता था।
कुछ दिनों के लिए तो मैं तैयारी करना छोड़ देता था। मुझे लगा कि ये तो वही हालत हो गई कि एक जो लूला व्यक्ति है वो चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं दिल्ली कोचिंग के लिए गया। 1 सप्ताह ही मैंने कोचिंग की, इसके बाद मैं वापस आ गया। वहां कोचिंग करने के बाद, वहां जो स्टूडेंट दूसरे थे उनसे बातचीत करने के बाद, उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसी कोई अनोखी बात तो नहीं है कि मैं उनसे कोई बहुत ज्यादा बुरा हूं। ठीक है, मैं उतना बेहतर नहीं हूं, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं हूं। यदि मैं थोड़ी सी कोशिश करूं, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, तो मेहनत करना तो मेरे हाथ में है। तो यदि मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश कर लूं तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे अंदर जो निराशा का जबरदस्त भाव था, दिमाग में जो अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार से मुझे मुक्ति मिल गई। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो हमें अंधकार से मुक्ति दिलाती है, हमारे अंदर आशा की किरणें पैदा करती है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ जो अंडरलाइन करने वाली बात है वो ये कि हम इसलिए सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे क्योंकि हमारी भी पृष्ठभूमि इस तरह की है। बहुत लोग इस गलत फहमी में रहते हैं। इसका सबसे जो दुर्भाग्यजनक पक्ष है, जो इस तरह की स्टोरी का, जो मुझे लगता है उसमें एड ऑन होना चाहिए, वो ये कि इनके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है, इनकी जो कैपेसिटी रही है सिविल सर्विस के मेहनत करने की, संसाधनों को लेकर के जद्दोजहद करने की, उसे भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि हाईलाइट कर दी जाती है, डेफिनेटली स्टोरीज थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, तो हमारी भी जो तर्क क्षमता है थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। हम भी इन सब बातों को बड़े इमोशनल तरीके से लेने लगते हैं। अच्छा तो हमें लगता है, लेकिन हम उसे कैसे अपने उपयोग में लाएं, यह बात वहां रह जाती है। तो दोस्तों, अगर उनके बैकग्राउंड को भी दिया जा सके तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। इसलिए जब भी आपको इनके बैकग्राउंड पढ़ने को मिले तो प्लीज आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ठीक है, जो भी निम्न मध्य वर्ग न कहे बल्कि जो गरीब वर्ग है, जो गांव के लोग हैं, उनके लगभग थोड़े बहुत अंतर से एक जैसे होते हैं। चाहे कोई रिक्शा चला ले, चाहे कोई ठेला चला ले, चाहे कोई मजदूरी कर ले, लगभग एक ही जैसे होते हैं। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें कुछ न कुछ विशिष्टता होती है। और जो सबसे बड़ी विशिष्टता होती है दोस्तों, वो 2 बातें होती हैं। पहला तो यह है कि पढ़ने में मन लगना, पढ़ने में उनका मन लगता है। और दूसरा है इच्छा शक्ति, विल पावर। केवल इच्छा नहीं, विल पावर। उनमें जबरदस्त किस्म की विल पावर होती है कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, मैं निकाल ले जाऊंगा। आपने 12th फेल फिल्म अगर देखी हो तो उसमें मनोज शर्मा को आप किस रूप में देखते हैं? आप देखिए कि उसकी इच्छा शक्ति जो है मनोज शर्मा की, कितनी जबरदस्त है। वो हार नहीं मानता, बल्कि ये तो उसका मंत्र ही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। लेकिन केवल हार नहीं मानूंगा से बात नहीं बनेगी। वो पढ़ने में भी अच्छा है, पढ़ने में बेहतर है। देखिए कि 10th में वो फर्स्ट क्लास आता है। इंटरव्यू वाले सीन को अगर आप याद करें तो चलिए, वो तो नकल करके आ गया होगा। 12th में एक बार फेल हो जाता है, बाद में वो पास होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वो पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लेता है। और जब वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके ऐसे को सबसे अच्छा ऐसे ठहराया जाता है। और जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं, जो मालिक हैं, वो बाकायदे बुला करके उसे इनाम में 2 टॉफियां देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा ऐसे लिखा। यानी कि कहीं न कहीं तो उसका स्तर है। अब उसको करना क्या है कि अपने इस स्तर को सिविल सर्विस के स्तर तक पहुंचाना है, बस यही। और जद्दोजहद करके वो करता है, अपनी इच्छा शक्ति को वह टूटने नहीं देता। तो दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, प्लीज आप अपनी इच्छा शक्ति को टूटने न दें यदि आपके अटेम्प्ट बाकी हैं तो। क्योंकि आप जब अभी आप देखिए रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, कोई 4th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है, कोई 5th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है, कोई 6th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहा है। यदि आपकी इच्छा शक्ति बची हुई है, जोश बचा हुआ है, तो आप उनका उपयोग करें। और यदि नहीं भी बचा हुआ है और आप इससे मुक्त भी होना चाहते हैं तो ये मत समझिए कि बस जिंदगी खत्म हो गई। नॉट एट ऑल। हो सकता है कि इससे कोई बेहतर चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, हु नोज। सिविल सर्विस ठीक है, एक अच्छा जीवन हमें देती है, लेकिन यही तो जीवन नहीं है। जीवन के दूसरे बहुत से क्षेत्र हैं जो इससे भी बेहतर है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कारण है जो आपको निराशा के गर्त में इतना ज्यादा डाल दे कि उससे उबरना मुश्किल हो जाए। निश्चित तौर पर आपने इतने साल इसे दिए हैं, इतनी मेहनत की है, आसपास के लोग आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी तो ज्यादा होगी, डिप्रेशन का भाव तो होगा। लेकिन विश्वास रखिए, कोशिश कीजिए कि कितनी जल्दी आप इससे उबर सकते हैं। अगर अटेम्प्ट है तो फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कुछ ही समय के बाद आपके एग्जाम होने हैं। अब 2 महीने से भी कम समय रह गए हैं प्री के। या फिर अगर आप इससे मुक्त होना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरे उत्साह के साथ आप उसमें लग जाइए जो आप करना चाह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास कीजिए कि जो आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए जो इतना वक्त दिया है ना, इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि आपके अंदर जो लॉजिक पावर डेवलप हुए हैं, सब्जेक्ट का जो ज्ञान हुआ है,
ये आप जो भी काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें रिफ्लेक्ट होगा और वहां आप शाइन करेंगे, वहां आप चमकेंगे, बशर्ते कि आप अपने को संभाल सकें। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।